दोस्तों, सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है। सिंगापुर दुनिया में पर कैपिटा जीपीटी रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क और एशिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 50-60 साल पहले सिंगापुर ऐसा नहीं था, बल्कि ये इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपने बका की खातिर ये मलेशिया का हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि मलेशिया के साथ मिलके सिर्फ 2 साल के बाद ही सिंगापुर मलेशिया से भी आगे हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलेशिया और सिंगापुर का साथ भी सिर्फ 2 साल ही रहा? क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर के पास कुदरती कोई ज़खायर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने ऐसा कैसे इतनी तरक्की कर ली कि इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा? ये जानने के लिए आप वीडियो को फुल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सिंगापुर की कहानी 19वीं सदी में शुरू होती है, जब बरसगीर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। वो अपनी एम्पायर में तोसी करना चाहते थे। इसी दौरान बहरी तिजारत के लिए मलाक्का स्टेट इंतहाई अहमियत इख्तियार करती जा रही थी और बरतानिया चाहता था कि यहाँ अपनी एक पोर्ट होनी चाहिए जो इनको तिजारत में आसानी दे। इसी मकसद से इसी कंपनी की एक तजवीज़ निकली। स्टैनफोर्ड पहले बरतानी शख्स थे जिन्होंने ये टास्क सौंपा किया और उन्होंने ही इस तजवीज़ को सामने ला के रखा। इस तजवीज़ के मुताबिक मलेशिया के जुनूब में वाक़या एक छोटा सा जजीरा जो कि उन्होंने बंदरगाह के लिए मुनासिब समझा। ये बंदरगाह इसलिए अहमियत की हामिल थी क्योंकि यहाँ पर समंदर का पानी काफ़ी गहरा था और सबसे अहम बात ये थी कि ये छोटा सा जजीरा सिंगापुर के मलाक्का स्टेट में वाक़या था। यहाँ आबादी भी ना होने के बराबर थी। बरतानिया के सिंगापुर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने लगी। जब तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने लगी तो बड़ी तादाद में लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आने लगे। 19वीं सदी में जब इख्तिताम को पहुँच रही थी तो सिंगापुर की आबादी तकरीबन 20 लाख को पहुँच चुकी थी। जंग अज़ीम 2 के दौरान सिंगापुर जापान के कंट्रोल में चला गया था, लेकिन 1945 में जापान की शिकस्त के बाद बरतानिया का असर रसूख खित्ते में एक बार फिर बढ़ने लगा। लेकिन अब सिंगापुर के लोग आज़ादी चाहते थे। 1957 में बरतानिया ने मलेशिया को आज़ाद मुल्क का दर्जा दे दिया। अगरचे सिंगापुर इस फेडरेशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन बरतानिया ने इसे आर्जी तौर पर खुद मुख्तारी दे रखी थी। सिंगापुर का पहला इलेक्शन 1959 में हुआ और पीपल एक्शन पार्टी के सदर ली सिंगापुर के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने। चूँकि बरतानिया इस खित्ते से जाने की कोशिश कर रहा था तो सिंगापुर की यही ख्वाहिश थी कि ये मलेशिया के साथ फेडरेशन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सिंगापुर के पास बंदरगाह के अलावा कुछ नहीं था। लंबे मुज़ाकरात के बाद आखिर सिंगापुर 1963 में मलेशियन फेडरेशन का हिस्सा बन गया। इस मुआहदे के मुताबिक सिंगापुर को अपना 40% रेवेन्यू का हिस्सा फेडरेशन को देना था और मलेशिया और सिंगापुर मिलकर 12 साल में एक कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश करने पर रजामंद हो गए। इस मुआहदे के मुताबिक सिंगापुर के खारजी और दाखिली मामलात भी मलेशिया को सौंपे जाने थे और बाकी मामलात सिंगापुर खुद कंट्रोल करेगा। इस मुआहदे के और भी मुताबिक सिंगापुर को मलेशिया फेडरेशन में 15 सीट्स मिलनी थी। सिंगापुर और मलेशिया का ये मर्जर इंतहाई कलील साबित हुआ। 2 साल बाद ही मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर दिया और सिंगापुर एक आज़ाद मुल्क बन गया। दोस्तों, ना चाहते हुए भी मलेशिया को सिंगापुर को अलहदा करना पड़ा, जिसकी 2 मेन वजूहात हैं। एक तो सियासी, उस वक्त पीपल एक्शन पार्टी की एक बड़ी जमात थी जो कि सिंगापुर में हुकूमत पर कर रही थी और मलेशिया में UNMO एक बड़ी जमात थी जो कि वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। इसके अलावा मलेशिया में उस वक्त चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आबाद थे। मलेशिया चाइनीज़ की बजाय अपनी मकामी आबादी को ज़्यादा प्रेफर देने का रजामंद था, जबकि सिंगापुर चाहता था कि जो लोग ज़्यादा काम करेंगे उनको हकूक़ भी ज़्यादा मिलेंगे। चाइनीज़ काम ज़्यादा करते थे तो उनको ज़्यादा हकूक़ भी मिलने चाहिए। ये सिंगापुर का मौक़िफ़ था। इसी मौक़िफ़ को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात शदीद इख्तियार कर गए। मामला उस वक्त मज़ीद बिगड़ गया जब मलेशिया ने सिंगापुर से अपना रेवेन्यू इजाफ़ा करने का मुतालबा किया। सिंगापुर रजामंद बिल्कुल भी ना हुआ। इस मामले को और आग मिली और दोनों मुल्कों ने नस्ली फसादात को जन्म दिया।
नस्ली फसादात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस मसले का परमानेंट हल निकालने के लिए उस वक्त के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने आखिर फैसला किया कि सिंगापुर को अलहदा कर देना चाहिए और बिला आखिर 1965 को सिंगापुर को अलहदा कर दिया गया। अब अलग होने के बाद सिंगापुर एक ख़तरनाक मोड़ पर आ चुका था। अपने कोई कुदरती वसाइल ना होने के बायस सिंगापुर सिर्फ एक अपनी पोर्ट के ऊपर मुख्तसर था। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया भी इस मुल्क में इंपोर्ट की जाती थी। लेकिन बिला आखिर सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ कुछ ही कलील अरसे में सिंगापुर एशियन टाइगर बन गया। सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई समझदारी के साथ मुल्क को चलाने का काम शुरू किया और सबसे पहला इक़दाम जो उन्होंने किया वो ये कि टैक्स की शरह बिल्कुल कम कर दी। दोस्तों ये बात याद रखें कि 1960 में टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा थी। पूरी दुनिया में सरमायाकारी को लेकर लोग बड़े खफा थे क्योंकि जिस मुल्क में वो सरमायाकारी करना चाह रहे थे उस मुल्क के टैक्सेस का रुझान बहुत ज़्यादा था। लेकिन सिंगापुर ने सबके बरअक्स अपने मुल्क में टैक्स का रुझान बिल्कुल ख़त्म कर दिया और तमाम सरमायाकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को दावत दी कि वो आकर इधर इस्टेब्लिश करें। तमाम कंपनियों ने सिंगापुर का रुख किया और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि उनका भरपूर सिक्योरिटी ताउन दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद बढ़ता गया और सिंगापुर कुछ ही अरसे में एक बड़ी कंपनियों को इस्टेब्लिश करने वाला मुल्क बन चुका था।